मेरे नाम आरुषि है। ये कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी जिंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बैग की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही विनती निकली, है भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को न दिखाएं, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बोझ थी, मानो जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ की खुशी नहीं देख पाई थी, और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके, बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था, हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम ना था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी, वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहन रोनी थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति, उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा यह आवाज तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने वहां जाकर देखा तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक वहां नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया। ये तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही
रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी जब उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मन उस कमर में जाकर उसका दखाता पता चला कि ये बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा ये बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाए, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा तुम ये चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा यहाँ से उठो, जाओ अपने कमरे में और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा नहीं, मुझे ये चादर जरूरी धोनी है बिस्तर पर बिछाने के लिए, हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर सवार क्यों सवार हो गया है, इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने बैठ गई, छोड़ दो मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी, वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह उस घर में अकेला ही मर्द था, वह हमारा एकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाति। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे अपनी पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो, बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर